हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा माँ आप लोगों के जीवन में ज्ञान, सफलता और समृद्धि से आपको एकदम परिपूर्ण करें। मेरे तरफ से आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, आप लोगों को दुर्गा माँ इतनी शक्ति दे, इतनी समृद्धि दे कि आप अपने आने वाले हर मुश्किल, हर बाधा को पार कर सके। मेरी यही मनोकामना है माता दुर्गा जी से आप लोगों के लिए। ठीक, आप लोग भी माँ दुर्गा को प्रे कर रहे होंगे, पूजा पाठ में आप लोग लगे होंगे। आज तो कंचक वंचक खिलाए जा रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को भी करना जरूरी है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, क्लास 10th का बुक है और बुक कौन सी है? अरिहंत की है। उससे ये तीसरी वीडियो है। मैं कोशिश करूंगी 4 या 5 वीडियो में खत्म कर दूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि छुट्टी है मेरी 2 दिन, आप लोग जान रहे हो, 1 और 2 को मेरी छुट्टी है। तो उस छुट्टी का फायदा उठा करके हम लोग क्लास को थोड़ा मतलब बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, आप लोगों का क्लास कल आप लोगों को मिला होगा 1 घंटा 22 से 24 मिनट का। आज भी मैं ऐसी भी कोशिश करूंगी 1 डेढ़ घंटे का क्लास रिकॉर्ड कर दूं, ताकि जल्दी से जल्दी चीजें क्या हो, खत्म हो जाए। जितनी भी बुक है मैं सोचती हूँ एग्जाम से पहले मैं आप लोगों का रिवाइज कर लूं। अब तो खैर और टाइम मिल गया, आयोग में कम्मा निकल गया, तो इसलिए टाइम ही टाइम है, तो मैं कराती रह रही हूँ। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। मैं थ्योरी और एमसीक्यू जो मुझे जरूरत लगती है मैं सब लेकर के आई हूँ। फिलहाल आप लोग जान लिया मैं पढ़ना क्या है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव हो जाओ। टेलीग्राम पे सुबह शाम पर डे तो मैं वादा तो नहीं कर रही हूँ 5-5 क्वेश्चन ही मिलते हैं। किसी दिन 5, किसी दिन 6, किसी दिन 7, किसी दिन 3, किसी दिन 2, लेकिन हाँ रेगुलर दोनों टाइम आप लोग को एमसीक्यू मिल रहा है। आप लोग टेलीग्राम पे भी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व किया करें। जैसे कम्युनिटी पे पोल सुबह शाम आता है ना, आप लोग आंसर करते हो, अपना वोट जाकर के देते हो, तो वहां भी जाकर के दिया करो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अपलोड करती हूँ। 24 लोग वहां पे शायद जुड़े हुए हैं, 23 या 24 लोग। आप भी जाकर के अपना देखो क्या है क्या नहीं है। ठीक, फिलहाल बहुत बातें हो गई, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? सही विधि से पकाया गया भोजन होता है, क्या होगा? आकर्षक होगा, सुपाच्य होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा एंड हानिकारक होगा। आप आंसर करें कैसा होगा। आज हो सकता है आप लोगों को आवाज मेरी थोड़ी सी अलग आए, क्योंकि आज मैं दूसरे रूम में क्लास आप लोगों का रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग जानते हो नवरात्रि की वजह से इधर उधर थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, और सुबह ही मुझे टाइम मिल गया है। आप कहोगे मैम सुबह में ही? हाँ, तो थोड़ा सा मुझे सुबह ही जल्दी उठ गए थे सब लोग, तो जल्दी समय मिल गया है। तो आज 8:30 हो रहा है। मैं मॉर्निंग में सुबह 8:30 बजे आपका क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो क्या क्लास आंसर हो जाएगा? आपने कहा मैम स्वास्थ्य वर्धक। क्या होगा? स्वास्थ्य वर्धक होगा। ठीक है ना? दूसरे का आंसर करें। पाक क्रिया को व्यवस्थित अध्ययन कह पाक क्रिया का व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है। पाक विज्ञान, पाक कला, पाक शास्त्र, बी और सी। बता दे क्या हो। पाक क्रिया का व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाएगा? छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। तो आपने कहा मैम बी और सी दोनों कहलाएगा। पाक कला भी कहलाएगा और पाक शास्त्र भी कहलाएगा। पाक विज्ञान नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? घी का, मसाले का, सोडे का, उनमें से कोई नहीं। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? अगर हानिकारक होता है तो क्या होता है, जरा ये भी बता देना। तो आपने कहा मैं भोजन पकाने में सोडे का प्रयोग हानिकारक होगा। सोडा क्या करेगा? तो जो हमारी विटामिन बी ग्रुप होता है इनको नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? इनको नष्ट कर देता है। यहाँ बताओ, भोजन पकाने की विधि है। अब यहाँ पे मुझे पूरा विस्तार से लाना चाहिए था, स्टूइंग उस्टूइंग दिया था, लेकिन ये मेरी गलती हो गई कि मैं नहीं लाई। चलो किसी और वीडियो में अगले वाले में मैं करा दूंगी। ठीक है, भोजन पकाने की विधि है उबालना, सेकना, भाप द्वारा, ये सभी। तो आपने कहा मैम कि भोजन पकाने की ये सारी विधियां हैं। क्या है? ये सारी विधियां हैं। ठीक है, भोजन पकाने की ये सारी विधियां हैं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर आप लोग बताना। छोटे ही क्वेश्चन है लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है उबालना, भूनना, तलना और सिझाना, यानी स्ट्रम करना। सिझाना कि खिंचाना, पता नहीं क्या सिझाना। आप आंसर कर दो क्या होगा। पाइप का, पाइप को कहीं टी की ना आंसर हो जाए। तो आपने कहा मैम उबालना होगा। आप लोग दूध को नहीं बनते हो। ठीक है, क्या होगा?
उबालना क्या है, कष्ट विधि है। इसका आंसर करें। जल द्वारा, थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, आप लोग को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जल द्वारा भोजन पकाने में उबाल कितने ताप पर किया जाता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, फिर 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस। आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लो आप, ठीक है। अब आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने 6 का आंसर कर दिया मैम। आंसर हो जाएगा आपका बी, 100 डिग्री सेल्सियस। कब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ सी दिया था, हमने उसे बदल दिया, कोई बात नहीं। पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, कैसे नहीं नष्ट होते हैं? भूनकर पकाने से, पानी में उबालने से, गलने से या गलाने से, भाप द्वारा पकाने से। किसमें पोषक तत्व या पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो नुकसान नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। तो आपने कहा मैम स्टीम द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती है, पौष्टिक तत्व क्या है, नष्ट नहीं होते हैं। 8 का आंसर करो। 8 का आप आंसर कर दो, थोड़ा सा छोटा कर दो अब, ठीक है। बता दो आप क्या होगा। किस प्रकार भोजन पकाने में समय की बचत होगी, अथवा भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वह है तलना, उबालना, प्रेशर कुकर में पकाना, भूनकर पकाना। आप बता दो क्या होगा। आज तो आप लोग जाओगे मेला देखने, क्यों जाओगे कि नहीं जाओगे? आज तो आप सब लोग जाएंगे मेला देखने। तो 8 का आंसर आप करते हैं कि प्रेशर कुकर द्वारा, किसके द्वारा, प्रेशर कुकर में पकाने से क्या होती है, समय की बचत होती है, ठीक। सेकने से बनने वाला भोज्य पदार्थ है। हम सेक करके क्या बनाते हैं, रोटी, कबाब, ए और बी दोनों, उनमें से कोई नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अच्छे हैं। आप बता दो क्या होगा। आपने आंसर कर दिया कि मैम 9 का आंसर होगा ए एवं बी दोनों। क्या होगा, ए एवं बी दोनों। वेरी नाइस, आप लोग आंसर कर रहे हो, करते रहो आंसर। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, प्रोटीन और विटामिन। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, क्या होगा 10 का। ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो आपने कहा मैम प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट है, कितना एनर्जी देता है। फैट का भी बता दो, प्रोटीन का भी बता दो, तीनों का साथ साथ हमें बता दो, वेट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप कर दो, उंगली चला दो, तब मैं आगे बढ़ चलूं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैं 4.1 हो जाएगा CHO का, 4.1 या 4.4 जो भी होगा प्रोटीन का हो जाएगा, और 9 किलो कैलोरी जो होगा मैं फैट का हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इसमें बता दो आप लोग, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, क्या दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? ए का, डी का, सी का एंड के का। आप बता दो दूध में किस विटामिन का अभाव होता है। आप लोग एक चीज और बता देना कि दूध में विटामिन सी, चलो इसका आंसर हो गया, लेकिन इसके अलावा और किसका अभाव होता है? वो विटामिन तो नहीं है, मिनरल्स है, बताओ उसमें किसका नुकसान होगा। तो आपने कहा मैम आयरन नहीं पाया जाता है, क्या नुकसान कर रहे, क्या आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। आंसर करें 12 का। विटामिन सी भी का उत्तम स्रोत है आंवला, चावल, गेहूं, ये सब विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, क्या होगा। तो आपने कह दिया मैम आंवला होगा। चावल किसका उत्तम स्रोत होगा? आपने कहा मैम CHO का। गेहूं किसका उत्तम स्रोत होगा? अच्छा बता दो गेहूं में प्रोटीन कौन सी होती है, जरा बता दो तो। गेहूं में कौन सी प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन को किस रोगी के लिए वर्जित है? 2 का आंसर मुझे चाहिए, तब मैं आगे लिखूंगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने कह दिया मैम ग्लूटीन नामक प्रोटीन होता है, क्या होगा, ग्लूटीन नामक प्रोटीन होगा। और मैम सीलियक के रोगी को ग्लूटीन फ्री डाइट दी जाती। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, ऐसे करते रहो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है दाल, खट्टे फल, दूध, हरी व पीली सब्जी।
विटामिन ए की पूछा जा रहा है तो आपने कह दिया मैम विटामिन ए का अच्छा स्रोत हरी व पीली सब्जियां हों। आप लोग जानते हो जितने भी येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। जैसे पका आम हो गया, पका पपीता हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, कद्दू हो गया, और गाजर हो गया। इन सब में क्या होता है, बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं। ये खट्टे फलों में क्या होगा, तो आपने कहा मैं विटामिन सी होता है। दाल में क्या होगा, तो प्रोटीन होता है। इस तरीके से चीजें पढ़ते हुए निकलते चलो। 14 का आंसर करें। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन के है। सारे का आप लोग बता देना तो कौन विटामिन जल में घुलनशील है और कौन वसा में मौजूद कर रही है। सबका आंसर आप दे दो कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन फैट में। आप लोग दोनों का आंसर दे दो। ट्रिक आप लोगों को याद होगा, आप लोग समोसा लेने जाते हो, समोसा में फैट में कीड़ा गिर जाता है और बच्चा पानी में खेल रहा होता है। आप लोगों को ये ट्रिक याद होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने इसका आंसर कर दिया मैम, जल में घुलनशील विटामिन बी हो जाएगा। यहीं पे आप अगर जोड़ लेंगे तो सी, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, और ई डी के, और यहाँ पे मैं एक ई जोड़ दे रही हूँ। ये चारों विटामिन फैट में सलोबल होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इधर बताओ 15 का आंसर। भोजन परोसने के लिए प्रयोग करनी चाहिए, क्या प्रयोग करनी चाहिए? हाथ की उंगलियों का, कांटेदार चम्मच का, लकड़ी की छुरियों का, और परोसने वाली चम्मच का। आप बता दो 15 का क्या होगा। तो आपने कहा मैम क्या होगा, परोसने वाली चम्मच ही होना चाहिए। क्या होगा, और सही है, परोसने वाली चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेकर के आई हूँ, आप लोग इसको पढ़ लो। ठीक, बोर मत हुआ करो, जो मैं लाऊं चुपचाप पढ़ लिया करो। सब आप लोगों के लिए मैं लेकर के आती हूँ। बताओ आप लोगों के लिए क्या मैं करूं कि आपको लगेगा कि हाँ आपके आप लोगों के लिए मैं अच्छा करती हूँ। खाद्य सामग्री को क्या क्यों पकाया जाता है, अथवा भोजन पकाने से क्या लाभ है? खाद्य सामग्री या भोजन को स्वादिष्ट, सुपाच्य, रोगाणु मुक्त बनाने के लिए भोजन को पकाया जाता है। ठीक, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो उबालना है, भूनना है, तलना है, सेकना है, सब क्या है? धीमी आंच पर पकने वाले दो भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो मांस हो गया, मछली हो गया। आप लोग जानते हो कि मांस और मछली को, यानी जो भी प्रोटीन वाले वो होते हैं, उनको धीमी आंच पे पकाई जाती, नहीं तो प्रोटीन क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है। भोजन को उबाल कर पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये हटा दो। यहाँ वाष्प द्वारा भी हटा दो। ठीक है, हाँ ये प्रेशर कुकर में खाना भाप के माध्यम से पकने के कारण जल्दी पक जाता है और सुपाच्य होता है, तथा उसकी पोषक तत्व क्या हो, नष्ट ना हो। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के दो लाभ क्या है, भोजन जल्दी पक जाएगा और पौष्टिक तत्व की हानि भी नहीं होगी। इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन कर लिया करो आप लोग, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। यहाँ पे देख लो क्या पकाते समय स्वच्छता का ध्यान नहीं। यहाँ देख लो परोसने की विधियां कौन कौन सी हैं, स्वदेशी है, विदेशी है, बूफे है। हम खुद ही नहीं लाइन लाइन पढ़ाते हैं। भोजन परोसना एक कला है। क्यों? भोजन परोसना एक कला है जिसका संबंध भोजन को आकर्षक, रुचिपूर्ण एवं कलात्मक रूप प्रदान करने से है। इसमें खाने वालों की खाने की इच्छा, स्वाद और आकर्षक प्रभावित करता है। भारतीय ढंग से भोजन परोसने की विधि लिखिए। तो क्या है, चौकी, आसन या चौकी पर बैठकर भोजन परोसा जाता है। प्रत्येक सदस्य को थालियों में आकर्षक ढंग से भोजन परोसा जाता है। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं है। सब्जी छिलने से क्या हानि है, देख लो। तरकारियों के छिलने, आप कहोगे मैम तरकारी, तो जी हाँ, कच्ची सब्जी को तरकारी कहते हैं, हो जाने के बाद उसे सब्जी कहते हैं, लेकिन तरकारी कहना थोड़ा सा अजीब लगता है। सब्जियों यानी तरकारियों के छिलकों में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं। सब्जियों के छिलके छिलने से पोषक तत्वों की क्या होती है, हानि हो जाती है। ठीक है, उधर देख लो, आहार में हरी सब्जी का महत्व क्यों है? सब्जियों को सुरक्षात्मक खाद्य सामग्री माना जाता है। सब्जियां विभिन्न विटामिन एवं खनिज यानी मिनरल्स का क्या होता है, उत्तम स्रोत होता है। यहाँ खत्म हो गई चीजें। यहाँ देख लो, भुनने और सेकने में क्या अंतर, ये मैं लेकर के आए हूँ। ये जरूर आप लोग देख लेना, भुनने तथा सेकने में क्या अंतर है। एक किनारे भुनना दिया, एक किनारे सेकना। पढ़ना शुरू करो। इस विधि में यानी भूनने में
खाद्य सामग्री को राख या बालू के माध्यम से पकाया जाता है। सेकने में भोज्य पदार्थों को सीधे आग की आंच के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है। इस विधि से यानी क्या था, भूनने की विधि से पकाए गए भोज्य पदार्थ चिकनाई रहित होते यानी तेल नहीं लगता है, और सेकने के माध्यम से खाद्य सामग्री अंदर तक पक जाती है। ठीक। आलू, मक्का, शकरकंद, चने, बाजरा आदि सामग्री भूनकर पकाई जाती है। रोटी, सेंक, कबाब आदि सेक कर पकाए जाते हैं। भूनकर खाद्य सामग्री तेल एवं घी के प्रयोग से अलग तथा सुपाच्य होते हैं। प्रयोग से अलग, और ये विधि ग्रिलिंग विधि कहलाती है। ये मैंने सोचा था आप लोग को पढ़ा दूंगी। ठीक है। इधर देख लो, भाप द्वारा पकाने से क्या होगा, एक सेकंड, उबाल कर भोजन पकाने से क्या होगा, ये सारी चीजें अगर आपको लगे, यहाँ देख लो क्या दे रहा है, कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो गैर आवश्यकता अनुसार अथवा बहुत कम मात्रा में पानी डालकर मंद आंच पर 82 डिग्री सेंटीग्रेड खाना पकने के लिए रखा जाता है। ये विस्तार से देखो, इसको क्या कहते हैं। अतः में इस विधि को स्टोइंग कहा जाता है। क्या कहेंगे, स्टोइंग कहेंगे। तो स्टोइंग में क्या क्या बनती है, पहले तो टेम्परेचर जान लो आप लोग कितना होगा। तो आपने कहा मैम 82 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इधर आ जाओ, इसमें क्या क्या बनता है इस विधि से, भोज्य कोमल सुगंधित। अच्छा, इसमें क्या बनेगा, मुख्यतः देखो, मांस, मछली, अंडा, सब्जी और साबुत दालों को पकाया जाता है। क्यों, क्योंकि इन सारी चीजों को धीरे धीरे ही पकाया जाता है। आप चाहना तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, मैं ऐसे कर दे रही हूँ। ठीक है। अब आगे निकल चलते हैं, यही पढ़ाने के लिए मैं लाई थी। यहाँ देखो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में आहार। आप कहोगे मैं ये क्या लेकर के आए, बस पढ़ते रहो। गैस्ट्रोएंटेराइटिस पाचन तंत्र, कोई भागेगा नहीं, क्वेश्चन बहुत लेकर के आए एमसीक्यू। ठीक है। तंत्र से संबंधित रोग है, जो सामान्यतः अपोषक खाद्य पदार्थों के कारण होता है। इस रोग में पेट में जलन, दबाने से पेट में दर्द, पेट पे भारीपन आदि का अनुभव होता है। पेट में अम्लीयता बहुत बढ़ जाती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में रोगी को निम्नलिखित आहार दिया जाता है। अम्लीयता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का भोजन में समावेश नहीं होना चाहिए। रोगी को सुपाच्य, तरल एवं अति कोमल आहार दिया जाना चाहिए। गंभीर स्थिति में केवल गर्म जल पीने के लिए दिया जाना चाहिए। सब्जियों का, एक सेकंड देखो यहाँ पे, सब्जियों का मसाले रहित सूप रोगी के लिए अच्छा आहार होता है। स्थिति में सुधार होने पर रोगी को हल्का व सुपाच्य आहार जैसे खिचड़ी और साबूदाना आदि दिया जा सकता है। ठीक। यहाँ देख लो, क्षय रोग में कैसा आहार देंगे। क्षय रोग यानी टीबी में, क्षय रोग फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है, जो एक विशेष रोगाणु के संक्रमण के कारण होता है। इस रोग में कफ, खांसी, ज्वर तथा कमजोरी का अनुभव होता है। रोगी व्यक्ति को हल्का बुखार हमेशा बना रहता है तथा कमजोरी बढ़ने के साथ साथ शरीर का वजन भी कम होने लगता है। क्षय रोग में रोगी को सामान्य से अधिक कैलोरी युक्त आहार की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोग में शरीर के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। क्या, ऊतक यानी टिश्यू नष्ट होने लगते हैं। रोगी के लिए आहार जो फायदेमंद होगा, क्षय रोग के आहार, रोगी के आहार में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए तथा बी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। रोगी को फल, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडा, मांस, पनीर, पत्तेदार सब्जी, दाल, दलिया आदि भोजन में देना चाहिए। ये सारी चीज आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये सब जरूरी है। कब्ज में कैसे आहार देंगे, और कब्ज के रोगी की पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है, उसे भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है, जिससे नियमित रूप से शौच नहीं होती, जिससे रोगी को विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे भूख न लगना, बेचैनी होना, बवासीर आदि के उसके लक्षण है। कब्ज के रोगी को आहार दिया जाता है, उसमें रेशेदार भोज्य पदार्थों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जो निम्न प्रकार है। क्या है, हरी सब्जी, फल, सब्जियों का सूप, चोकर सहित आटे की बनी रोटी, छिलके वाली दाल आदि को दिया जाता है। कब्ज से पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में जल ग्रहण करना चाहिए। वो मैदे से बनी हुई चीजों से परहेज करना चाहिए। रात में दूध के साथ ही सब या त्रिफला लेना चाहिए, जो कब्ज को दूर करने में फायदेमंद हो। ठीक है। अब यहाँ देख लो, खिचड़ी हो गया, खिचड़ी किसको देते हैं, फिर यहाँ कस्टर्ड हो गया, दलिया हो गया, इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक, साबूदाना हो गया। अभी एक चीज यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है, कस्टर्ड। हाँ, अब यहाँ आप देखना, मुझे जो आपको दिखाना है, यहाँ देखो, कस्टर्ड किसको देते हैं, किस रोगी को कस्टर्ड देते हैं। तो अधिकांशतः कस्टर्ड तपेदिक व टाइफाइड के रोगियों को खाने के लिए दिया जाता है। अगर पूछ ले कि कस्टर्ड किसको दिया जाता है, तो तपेदिक और टाइफाइड के रोगियों को दिया जाता है। कस्टर्ड बनाते कैसे हैं,
तो कस्टर्ड बनाने के लिए ताजे अंडे, दूध, चीनी, इलायची व फ्रूट्स की आवश्यकता होती है। विधि यहाँ पे दिया हुआ, बनाने के लिए आपको फोटो खींच लेना अगर जरूरत हो तो। यहाँ पुडिंग हो गया, ये किसको दिया जाता है, मैं इसीलिए केवल ले आया हूँ कि किसको दिया जाता है, बस आप ये देख लेना। पुडिंग मलेरिया और इन्फ्लुएंजा के रोगी को दिया जाता है। नोट डाउन करते चलो कि पुडिंग ऐसे आगे डैश करके मलेरिया और इन्फ्लुएंजा के रोगी को दिया जाता है। बस आगे निकल चलो, इस तरीके से शॉर्ट नोट तैयार करते चले आप, ठीक है। यहाँ पे सूजी और खीर, तो ये किसको देंगे, यहाँ पे ये नहीं दिया है, ठीक है। जो चीजें मुझे लगेगी कि पढ़ाना केवल वही पढ़ाऊंगी, आपको फालतू में आपका मैं समय नहीं बर्बाद करूंगी। यहाँ देखो क्या दे रहा है, टमाटर मतलब सूप दे रहा है। रोगी को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ टमाटर के सूप, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी सूप कैसे बनता है, ठीक है। मैं वही बताऊंगी, मांस का सूप, सब्जियों का सूप, विभिन्न प्रकार के पानी। अब यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन करके रख लेना। आप लोग मेरे मुंह से कई बार सुने होंगे फटे दूध का पानी, जौ का पानी। अब यहाँ पे देखो, रोगी को दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों के विभिन्न प्रकार के पानी का विवरण यहाँ दिया गया है। फटे दूध का पानी, इस पानी में वसा प्रायः नहीं होती तथा यह सुपाच्य होता है। यह अतिसार, मियादी बुखार आदि के रोगों में दिया जाता है। आप फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, इस तरीके से लिख लो फटे दूध का पानी, आगे लिख लो अतिसार और मियादी बुखार में दिया जाता है। बस आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल फटे दूध का पानी, अतिसार और मियादी बुखार, बस ऐसे करके आगे निकल चलिए। यहाँ आ जाइए। अब क्या है, तैयार कैसे करते मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। जौ का पानी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। अगर आपको ना लग रहा हो भाई तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं यहाँ पे कोई डांस गाना नाच नहीं कराऊंगी कि आपको अच्छा लगे, आप क्लास छोड़ करके जा रहे हो, जाओ आपकी मर्जी, पढ़ो ना मन करे ना पढ़ो। तो जौ का पानी किसे दिया जाता है, अतिसार, पेचिश व मूत्र संबंधी रोगों में जौ का पानी दिया देना लाभकारी होता है। आप लोग जानते हो किडनी के पेशेंट होते हैं, उनको जौ का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। अगर किसी के घर में, किसी का जानने वाले में अगर ऐसी कोई बीमारी हो गई, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर हो गई है तो भाई इलाज जरूरी है, तो उन्हें जौ का पानी देना बहुत ही लाभकारी होता है, ठीक है। पूछा जाता है कि गन्ने का जूस किस रोगी को दिया जाता है, तो पीलिया के रोगी को गन्ने का जूस दिया जाता है। ये गन्ने का रस होता है, जूस नहीं, नहीं गन्ने का रस होता है, ठीक है। तो पीलिया के रोगी को गन्ने का रस दिया जाता है। ये सारे प्रश्न हमें मालूम होना चाहिए। टोस्ट का पानी हम किसको देते हैं, तो टोस्ट का पानी हम टाइफाइड या ज्वर के रोगी को देते हैं। अब कहोगे मैम ये टोस्ट का पानी क्या है, तो टोस्ट का पानी वो होता है जो डबल रोटी होती है, देख लो यहाँ पे दे रहा है कि डबल रोटी को के टुकड़े को आग पर सेक लेते हैं, गुलाबी होने पर इन्हें किसी बर्तन में रख दिया जाता है। एक बर्तन में पानी उबालकर उसमें टोस्ट के टुकड़ों को डाल देते हैं और उससे पानी छान लेते हैं, यही टोस्ट का पानी हो जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ब्रेड ले आओ या टोस्ट ले आओ, उसे क्या करो, गर्म करो, और गर्म करने के बाद फिर थाली में डाल दो, उस पर पानी डाल दो, उससे पानी निचोड़ लो, वही टोस्ट का पानी हो गया। तो किसको देते हैं, आपने कहा मैं टाइफाइड और ज्वर के रोगी को देते हैं। ये सात प्रश्न आप लोग कहीं सुने भी नहीं होंगे। क्यों, चावल का पानी किसे देते हैं, तो चावल का पानी मुख्यतः पेचिश व अतिसार के रोगियों को देते हैं, ठीक है। ये भी चीजें आपको याद कर लेना चाहिए। कैसे दे बनाते हैं, तो चावल को साफ करके फिर धोकर पानी में कुछ देर के लिए भिगो देते हैं, चावल को पानी में डालकर आग पर रखने के लिए रख देते हैं। तत्पश्चात अच्छी तरह गल जाने पर उसे आग से नीचे उतार कर छान लेते हैं और व्यक्ति को दे देते हैं पीने के लिए, काली नमक डाल करके, ठीक है, और मिर्च डाल करके। इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। अब आपको अच्छा ना लगे भाई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। इधर देख लो, यहाँ पे वही चीजें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि वहां, हाँ यहाँ पे ये चीजें छूट गई। देखो क्या दे रहा है, तीव्र ज्वर में क्या देते हैं, तीव्र ज्वर में रोगी के आहार में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक तथा वसा की अल्प मात्रा होनी चाहिए। पूछता है ना कि किसमें प्रोटीन हाई होगी, किसमें लो होगा, तो यही सारी चीजें हैं। मलेरिया में रोगी को संतुलित व पौष्टिक आहार देना चाहिए। लू लग जाने पर रोगी को कच्चे आम का पना बना करके पिलाना चाहिए। अतिसार तथा पेचिश की स्थिति में रोगी को केवल तरल आहार दिए जाने चाहिए। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे सीरीज चल रहे हैं, आप लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लेना। यहाँ पे देख लो क्या दे रहा है, रोगी का भोजन दो प्रकार का होता है, तरल आहार एवं नरम आहार होगा। तरल आहार में खाद्य सामग्री ठोस या द्रव अवस्था में होती है, जिसमें ठोस या अर्ध ठोस खाद्य सामग्री को सम्मिलित नहीं किया जाता। कई रोग जैसे तेज ज्वर, अतिसार, उल्टी, जी मिचलाना आदि इसमें आते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दो, इसे क्या कहते हैं, उपचारात्मक आहार कहते हैं, ठीक।
आहार के द्वारा जिस व्यक्ति का इलाज किया जाए उसे क्या कहेंगे? उपचारात्मक आहार। सारी चीजें खत्म हो गई। यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फटे दूध का पानी अतिसार व मियादी बुखार के रोगियों को, जौ का पानी मूत्र संबंधी रोगी, अतिसार व पेचिस में टोस्ट का पानी, टाइफाइड या ज्वर में चावल का पानी, पेचिस अतिसार में रोगियों को दिया जाता है। आप चाहे तो वहां पे पूरी चीजें जो आप पढ़े हो, यहाँ केवल 2 लाइन में दिया हुआ है। आप चाहे तो फोटो खींच सकते हैं। मैं ऐसे नीचे करती जा रही हूँ, आप लोग फोटो खींच लो, कस्टर्ड वाला भी और तपेदिक वाला भी। होनी और विवाह, आप लोगों से स्पेशली मैं कहूंगी फोटो खींच लो, क्योंकि आप ही 2 लोग हो जो बहुत अच्छे से पढ़ते हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझसे पढ़ो और कल को ये हो कि आपका कुछ नुकसान हो गया। बाकी बच्चे तो सब गेम खेल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग हैं और सुरेखा जी हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इन सारी चीजों को नोट करके, स्क्रीनशॉट लेकर के, नोट डाउन करके आप लोग अपने नोट्स में रख लेना, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन का आंसर, तो अब सारे लोग जो भाग गए आ जाएं। अब उनका एमसीक्यू आ गया, अब आंसर करो। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। कितना बढ़िया ऑप्शन बना है, जो ऑप्शन है उसी को विटामिन दे दिए। तो आप इसका आंसर कर दो, क्या होगा? आप लोग अपना फटाफट आंसर करते चलो, क्या होगा? मैं आपके आंसर का वेट तो मैं छोटों से के लिए भी आप वेट करेंगे, तो जी हाँ, आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का स्कॉर्पिक सौरभ क्या तो बता ही दिए। केमिकल नेम पूछना था, करे स्कॉर्बिक एसिड बताया। तो चलो, चलिए आप लोग फटाफट फटाफट आंसर करते रहें, करते रहें। शरीर की वृद्धि में सहायक है अथवा शरीर के निर्माण में सहायक है? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। शरीर की वृद्धि में सहायक है। वृद्धि, वृद्धि कौन करता है? तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि मैम वृद्धि जो करेगा वो कौन करेगा? तो आप प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। विटामिन क्या है? तो सुरक्षात्मक है, रक्षात्मक है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा और फैट भी एनर्जी देगा। बना जाओ। प्रोटीन का स्रोत है, क्या स्रोत है प्रोटीन का? दाल, अंडा, मछली, ये सब। अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बता दो। मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बता दो। और फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा दाल। वेरी गुड, वेरी नाइस, आपने कर दिया मैम। एल्ब्यूमिन क्या होगा? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और यहाँ आपने कह दिया मैम केसीन होगा, क्या होगा? केसीन होगा, ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अंडे में पर्याप्त मात्रा में होता है, क्या होगा? प्रोटीन होगा, आयरन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होगा। आप बता दें कि अंडे में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है, ये क्या होता है? अंडे में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक। अब आप बता दो कि अंडे में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है। आपने कह दिया है प्रोटीन पाया जाता है, क्या? प्रोटीन पाया जाता है। ऊर्जा देने वाला तत्व है या भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है? कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, विटामिन। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, तो आपने कह दिया मैम ऊर्जा देने में सबसे पहले नाम CHO का आता है, 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है। विटामिन भी दे, प्रोटीन भी देगा, लेकिन प्रोटीन जब ये खत्म हो जाएगा तब देगा। और कितना देगा? आपने कहा मैम ये भी 4.1 किलो कैलोरी। फैट भी देगा, और वो देगा 9 किलो कैलोरी, ठीक है। इधर आ जाओ आप, प्रश्न का आंसर करो। कौन सा पदार्थ लेने से हमें ऊर्जा मिलती है, अथवा कौन सा पदार्थ लेने से तुरंत एनर्जी मिलती है? पता नहीं क्या एनर्जी पता। विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज लवण। आपने कह दिया मैम CHO का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होता है, और यही ग्लूकोज क्या होगा? तत्काल एनर्जी देगा। अब आप लोग जरा सा बता दो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा और फैट का क्या होगा? प्रोटीन का और फैट का। मैं आप लोग के आंसर का वेट करूंगी, प्लीज गिव मी आंसर। फटाफट आप लोग आंसर कर रहे हैं, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ।
वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कह दिया मैम, प्रोटीन का अमीनो अमीनो एसिड्स होगा, अमीनो एसिड्स हो जाएगा, और फैट का हो जाएगा मैम। फैट का क्या होगा, आप लोग बता दो जरा, मेरे याद भी नहीं आ रहा, मेरे ध्यान में नहीं चढ़ रहा है। तो फैट का क्या हो जाएगा? फैट का वाकई मुझे नहीं याद आ रहा है। आप लोग बता दो जरा, फैट का क्या होगा, मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं आपका पढ़ लूंगी तो आ जाएगा। किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो आपने कहा मैम, ईस्टर बॉन्ड से फैट जुड़ा होता है। क्यों? फैट ही ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है ना। कल मैं आप लोगों का रिवाइज करा दूंगी कौन सा किस बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है? आप लोग जरा बता देना कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या जुड़ा होता है, जरा सा बता दो आप लोग। तो आपने कहा मैम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से CH जुड़ा होता है। और प्रोटीन किससे जुड़ा होता है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में बता दो। फिलहाल फैट का मुझे नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। ऐसे ही होता है, जब माइंड से स्किप हो जाता है ना तो आप रटते रहो लेकिन आएगा नहीं। 7 का आप आंसर करो। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन। आंसर कर दिया, क्या होगा? आंसर करते। तो आपने आंसर कर दिया मैम, शर्करा की अधिकता से क्या होगा? मधुमेह नामक रोग होता है। इधर बता दो आप लोग, क्वेश्चन 8 का आंसर करें। विटामिन का समूह जो वसा में घुलनशील हो, फैट सोलुबल विटामिन के ग्रुप बता दो। ये क्वेश्चन तो आप लोग को रट गया होगा सारा। विटामिन हो गया, फैट हो गया, CHO हो गया, सारे क्वेश्चन आप लोगों से रटे हैं। मैं बहुत बार आप लोगों, अगर आप टॉपिक देखोगे तो मैंने बोन्स को कंप्लीट करा दिया, सलाइवा को मैं हमेशा रिवाइज कराती रहती हूँ, आंखों में होने वाले रोगों का क्रम रिवाइज कराती रहती हूँ, शुगर के क्रम रिवाइज कराती रहती हूँ। ये सारी चीजें कुछ लोग हैं, विटामिन में हमेशा रिवाइज कराती रहती हूँ, टोटल विटामिन से होने वाला रोग क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें मैं रिवाइज कराती रहती हूँ। कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैम रिवाइज नहीं कराती हैं। टेक्सटाइल से चीजें, मैं टर्मिनोलॉजी हमेशा आप लोग से पूछती रहती हूँ, तो आप लोगों का अक्सर चीजें हम रिवाइज कराते रहते हैं। तो 8 का आपने आंसर कर दिया। विटामिन का समूह जो वसा में घुलनशील है, क्या होगा? आपने आंसर किया A, B, C और D। A, D, E और K। तो आपने कहा विटामिन A, D और K क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन है। 9 का आंसर करें। नेत्रों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम, विटामिन बी, ग्लूकोज, विटामिन ए। नेत्रों के लिए यानी आंख के लिए पूछ रहा है, तो आपने कहा मैम, आंख के लिए विटामिन ए सहायक होता है। विटामिन डी का स्रोत है, क्या स्रोत है? दालें, सूर्य की किरणें, खट्टे फल और सब्जियां विटामिन डी के स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं? तो आपने कहा मैम, दालें प्रोटीन का स्रोत होगा, क्या होगा? प्रोटीन का स्रोत होगा। खट्टे फल विटामिन सी के स्रोत होंगे। सब्जियां जो होंगी, खनिज लवण, खनिज लवण और विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। और जो सूर्य की किरणें हैं, ये विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? नेचुरल सोर्स है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, ज्वर, रिकेट्स, जोड़ों का दर्द। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपने कहा मैम, रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से क्या क्या होता है, थोड़ा रिवाइज कर लो। रिकेटरी रोजरी, क्या होगा? रिकेटरी रोजरी। ऑस्टियोमलेशिया, क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। और क्या होगा? बोलेक्स, क्या होगा? बोलेक्स। पीजन चेस्ट, क्या होगा? पीजन चेस्ट यानी धनुषाकार पैर हो जाएगा, कबूतर के जैसे छाती हो जाएगी, ठीक। और क्या होगा? अ, यही सारी चीजें। फिलहाल एक आंसर आप कर दो। किस किस विटामिन या किस पोषक तत्व की कमी से हमारा जो नाखून होता है स्पून लाइक हो जाता है? हमारा जो नाखून होगा
इस तरीके से स्पून लाइक हो जाता है, नाखून के बीच में गड्ढे हो जाते हैं, किस उससे कमी से, पोषक तत्वों की कमी से ये रोग आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से नाखून हमारा क्या होता है, स्पून लाइक हो जाता है, चम्मच के आकार का नाखून दिखने लगता है। किसमें होगा आप लोग जरा बता दो तो। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कह दिया मैम, आयरन की कमी से क्या होता है, ये रोग देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, नाम भी कोई बताएगा? नाम बता दो, इसे क्या कहते हैं? इसका एक पर्टिकुलर नेम है। तो आपने कह दिया मैम, इसका नाम है काइलोनीचिया। क्या नाम है? काइलोनीचिया। ठीक है, क्या नाम है? काइलोनीचिया। में नाखून का आकार कैसा दिखता है? चम्मच के आकार का, स्पून लाइक आकार दिखता है। किसकी कमी से होगा? तो आयरन की कमी से होता है। आंसर करें 12 का। रोगी का आहार होना चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, टोपाज, बिना पका। रोगी का आहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो आपने कहा मैं, रोगी की बात है तो रोगी का आहार जो है सुपाच्य होना चाहिए। कैसा? सुपाच्य होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसे ही पढ़ते चले, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां पे चीजें जो भी क्वेश्चन वेश्चन अपलोड हो रहा है जाकर के अपना देखा करे, पढ़ा करे, सब कुछ आप ही के लिए होता है। मैं थोड़ा सा भी समय मिलता है आप लोगों के लिए, मैं सोचती हूँ ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। भाई इंसान ही है ना, आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती, क्या मुझे नहीं होती है? आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइबर मेरे मोटिवेशन को इतना ऊपर ले जाता है, आप लोग इस चीज को नहीं समझ सकते हो। तेज ज्वर में कैसा भोजन देना चाहिए? आप लोग देख रहे हो, दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो, अब तक मैंने जब से क्लास शुरू किया है मेरा सिंगल दिन भी क्लास नहीं बंद हुआ है। क्लास उस सिचुएशन में बंद हुआ था जिस समय मैं बहुत बीमार थी, 3 या 4 दिन आप लोग का क्लास बंद था। नहीं तो संडे हो या मंडे, मैं किसी भी दिन आप लोग का क्लास नहीं बंद करती हूँ। क्यों नहीं बंद करती हूँ? कि एक दिन मैं क्लास नहीं लगाऊंगी तो बच्चे अपने मन से रिवीजन नहीं करेंगे, और मैं क्लास लगाऊंगी तो वो क्लास में आकर के पढ़ेंगे कि मैम का क्लास आया, चलो पढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोग का क्लास अब्सेंट नहीं करती हूँ। मैं कुछ भी फेस करके, कहीं से भी समय निकाल करके, आप लोग सोचते हो कि क्या मेरे पास एकदम समय ऐसे बचा रहता होगा? मेरे पास अपने लिए समय नहीं होता है। इस समय मैं आपका क्लास शूट कर रही हूँ, साथ में मैं एक एक दो दो काम ले करके चलती हूँ। जैसे इस समय मैं मेहंदी लगाई हूँ और मेरे बालों में क्या मेहंदी लगा करके बैठी हूँ, मैंने कहा बैठने से अच्छा है कि मैं आपका क्लास ही शूट कर दूं। तो ये 2 काम मेरे एक साथ हो रहा है। तो आप लोग इस तरीके से, आप लोग नहीं समझते हो कि मैं कहाँ कहाँ से कैसे समय निकाल के आप लोगों को कुछ दे पाती हूँ। आप लोग उसका फायदा ही नहीं उठा पाते हो। तो तेज ज्वर में कैसा भोजन देना चाहिए? ठोस, तरल, सामान्य और कैसा भी। अगर फीवर तेज हो तो हमें कैसा डाइट देना चाहिए? तो आपने कहा मैं, तेज ज्वर के समय लीवर क्या होता है, जवाब दे चुका होता है, इसलिए हमें उसे तरल आहार देना चाहिए। आप लोग हमेशा देखते हो बुखार के बाद क्या होती है, आंतें जो हैं वो भोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, हमेशा स्वेलिंग वाली स्थिति आ जाती है, क्यों? क्योंकि बुखार में आंतें प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? चावल में, आंवले में, अंकुरित अनाज में, हरी सब्जी में। अब बता दो, आपने बता दिया कि मैम विटामिन बी सबसे अधिक जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा, जरा बता दो तो आपको। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम विटामिन बी तो यहाँ सबसे अधिक हरी सब्जी में इस किताब में दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से हरी सब्जी नहीं होनी चाहिए। आप कहोगे मैम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो अनाजों में ज्यादा विटामिन पाया जाता है, तो चावल में विटामिन बी ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल आपकी बुक हरी सब्जी कह रहा, आप लोग जरा बता दो तो इसमें क्या होना चाहिए? ये मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि मैम यहाँ ये चीजें होनी चाहिए, जरा बताना तो। 14 का, 50 का आप आंसर करें। लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए? आप लोग ऊपर पढ़े हो ना, गर्म चाय देंगे, दूध देंगे, आम का पना देंगे, फटे दूध का पानी देंगे। अब बता दो फटे दूध का पानी किस में देते हैं? ऊपर तो आप लोग पढ़ के आए हो ना, क्यों? ऊपर आप पढ़ के आए हैं कि फटे दूध का पानी किस में देते हैं, तो जरा बता दो। तो आपने बता दिया मैम आम का पना देते हैं लू लगे व्यक्ति को। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। फटे दूध का पानी हम किस में दे रहे थे? तो अतिसार उतिसार में दे रहे थे क्या? आप लोग बता दो जरा, मैं दिखा दे रही हूँ कि फटे दूध का पानी हम किसे दे रहे थे। देखो फटे दूध का पानी किसको दे रहे थे?
अतिसार और मियादी बुखार के रोगियों को फटे दूध का पानी दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? ऐसे प्रश्न आएगा तो आप लोग एकदम गायब हो जाओगे। एकदम गायब ना हो इसलिए मैं आपके लिए ये सारी व्यवस्था करके लाई हूँ, ठीक है? चलो आंसर करो 16 का। मैं चाहती हूँ परीक्षा हो, जब भी परीक्षा हो वहां से हमारे चैनल से जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सुरेखा जी हैं, भारती जी हैं, मोनी जी हैं, विभा जी हैं, प्रिया जी हैं, शिवांगी जी हैं, विवेक यादव आईडी करके जो आता है, जो भी हो वो, ठीक है? ये सारे बच्चे जितने भी मुझसे पढ़ रहे हो, मैं चाहती हूँ हर बच्चे कहीं ना कहीं क्या हो, सेलेक्ट हो जाए, ठीक है भाई? हर कोई चाहता है। कहते हैं ना, बच्चों के अलावा उनके माँ बाप जितने खुश होते हैं, माँ बाप के खुशी के अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति खुश होता है उनके कामयाबी से, तो उनका अपना शिक्षक होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाई द्वारा कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कितने क्या हो रहे हैं, ये चीजें जान करके बहुत ही खुशी होती है, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, एक सीट लेकर के जाओ। आज नवरात्रि का दिन है, भगवान माँ दुर्गा माता ही हो सकता है ये बुलवा रही हो, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, ताकि वाकई आप लोग 2026 में अपनी एक सीट लेकर के मुझे अपने स्क्रीन शॉट भेज दो उसका, ज्वाइनिंग लेटर का, कि मैम हम यहाँ हो गए। मुझे बहुत ही खुशी होगी। आप लोग मेरे खुशी का ठिकाना नहीं समझ पाओगे कितना होगा, ठीक है? तो आंसर करें 16 का क्या होगा? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है क्या है? आंवला है, दही है, चावल है, आलू है। आलू किसका स्रोत होगा? तो आपने कहा मैम सीएचओ का आलू स्रोत होगा, चावल भी सीएचओ का हो जाएगा, और आंवला जो है विटामिन सी का स्रोत है, ठीक है? इधर आ जाओ, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा होगा, इसका आंसर कर दे। क्षय रोग को क्या नहीं देना चाहिए? यानी क्षय रोगी को दूध नहीं देंगे, मिर्च मसाले भोजन नहीं देंगे, संतुलित भोजन नहीं देंगे, मौसमी का रस नहीं देंगे, तो उसे क्या नहीं देंगे? तो आपने कहा मैम क्षय रोगी को हम मिर्च मसालेदार भोजन नहीं देंगे, बाकी सारी चीजें तो हम दे ही सकते हैं। तो जी हाँ, दे सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा दूं क्या? तरल आहार से क्या तात्पर्य हम लोगों में आता है? 4 तरल आहारों के नाम बताइए। तरल आहार से क्या तात्पर्य है, यहाँ पढ़ लो। तरल आहार में खाद्य सामग्री तरल या द्रव अवस्था में होती है। तरल आहार में ठोस या अर्ध ठोस खाद्य सामग्री को सम्मिलित नहीं किया जाता। तरल आहार के मुख्य उदाहरण है नींबू का रस, पानी, नींबू का रस, नींबू का पानी, जौ का पानी, चाय, दूध, फलों का जूस आदि। आप कहोगे मैम चाय को तरल आहार माना जाएगा? तो चाय को क्लियर लिक्विड आहार डाइट नहीं माना जाएगा। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है? 2021 में क्वेश्चन आया था। तो चाय को माना तो जाएगा तरल आहार, लेकिन 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 अगर पूछ दे क्लियर, तो क्लियर में नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर में नहीं आएगा, ठीक? लू लगने पर व्यक्ति को तेल तो उसमें दे ही नहीं रहा है। अधिक वसा युक्त भोजन क्यों हानिकारक? अगर आ जाए लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर भोजन गरिष्ठ हो जाता है तथा इसका पाचन भी देर से होता है। यह मोटापे में वृद्धि करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है तथा इससे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। फलों में आहार का क्यों क्या महत्व है? फल विटामिन तथा खनिज तत्व आदि की प्राप्ति के उत्तम स्रोत है। ये स्वादिष्ट, सुपाच्य एवं शक्तिशाली आहार होते हैं। इधर देख लो, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा तो खट्टे फलों में जैसे नींबू, आंवला, अमरूद, संतरा, नारंगी, अनानास, मौसमी आदि में क्या होता है, पाए जाएंगे। विटामिन सी के 2 कार्य बता दो हमारे शरीर में। तो यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यह शरीर की वाहिनियों को मजबूत करने में सहायक होता है। तरल भोजन में अतिसार के रोगी को क्या देना चाहिए? तो अतिसार के रोगी को क्या देना चाहिए? पानी की कमी हो जाती, बार बार मल से निर्जलीकरण हो जाता है, इसलिए उसे हमें तरल आहार देना चाहिए, ठीक है? साबूदाना दलिया बनाने की विधि ये तो हटा दो, इतने भी समय नहीं हम लोग के पास है कि ये भी हम लोग देखेंगे। जीवन रक्षक घोल क्या है, इसे कैसे तैयार करते हैं? अभी आप कहोगे मैम बोल रही हैं, ये जानते हो ये तो 10th में दिया ही है, आप शायद यकीन ना कर पाओ। मैं कहोगे तो मैं फोटो खींच के दिखा दूंगी। क्लास 6 के बुक में ये दिया हुआ है। किसमें? क्लास 6 के बुक में दिया है कि जीवन रक्षक घोल क्या होता है और इसे कैसे तैयार करते हैं। गृह विज्ञान में दिया है कक्षा 6 के बुक में। जीवन रक्षक घोल यानी ओआरएस किस रोगी को दिया जाता है? यहाँ दे रहा, जीवन रक्षक घोल शरीर में निर्जलीकरण या जल की कमी होने पर दिया जाता है। यह प्राय अतिसार होने पर शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। पानी में नमक व चीनी के घोल को ओआरएस यानी जीवन रक्षक घोल कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे देख लो, अर्ध तरल आहार क्या हो गया?
अर्ध तरल आहार जैसे तथा ठोस आहार दिया जाना चाहिए। रोगी को अधिक प्रोटीन तथा कैलोरी युक्त सुपाच्य आहार देना चाहिए, जैसे अंडा, दूध, फलों का रस, सब्जियों का सूप, चावल का पानी, खिचड़ी, दलिया आदि टाइफाइड या मियादी बुखार में देना चाहिए। इधर देख लो, कब्ज में हमेशा रेशे युक्त, चोकर युक्त सब आटे वाटे देना चाहिए, ठीक, मतलब रोटी आटे की। फटे दूध का पानी, जौ का पानी किन लोगों में दिया जाता है, तो आप लोग ऊपर पढ़ चुके हो। देखो दे रहा है, फटे दूध का पानी मियादी बुखार में तथा जौ का पानी पथरी के रोगी को दिया जाता है, ठीक है। देखो पथरी भी जोड़ दिया, ठीक है, और किडनी के रोगी, मूत्र के रोगी को भी जौ का पानी दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लो। टोस्ट वाटर किसको देते हैं, तो टोस्ट वाटर टाइफाइड के जो और ज्वर के रोगी को देते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई थी कि आप लोग देखोगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा तो नहीं कि अब यहाँ से बोन से का चैप्टर आ गया, ठीक है, कहाँ कहाँ कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अब इससे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का बन रहा। 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दो, मैं विंडो बंद कर दूं, ठीक है। शोर आ रही, शोर शराबा होने लग रहा है। 1 सेकंड, आंसर करें आप। कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अब इसका आंसर आप लोग करें। अब यहाँ से बोन से चैप्टर आप लोग को शुरू हो गए हैं। ये कौन सा चैप्टर है मुझे मालूम भी नहीं है, चलो बाद में बताएंगे। 15 या 16 चैप्टर होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम 2, 4, 6, 8। तो आपने कहा मैम 8 होते हैं। कपाल में कितनी हड्डी होती है, तो 8 होती है। खूटी या धुराग्र पाई जाती है, संधि है, कहाँ पाई जाएगी, कंधे में, घुटने में, खोपड़ी में और कोहनी में। कहाँ पाई जाएगी आप बता दो। खूटी या धुराग्र पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, तो आपने कहा मैम खोपड़ी में। कहाँ पाई जाएगी, खोपड़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा खोपड़ी। क्या होगा, खोपड़ी में। चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती, 24, 12, 14, 28। चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, आप आंसर कर दें। तो आपने आंसर कर दिया मैम, चेहरे में 14 यानी 14 हड्डियां पाई जाती। कितनी, 14 हड्डियां। ये 24 कहाँ पाई जाएंगी मैम, तो ये रिब्स में होती है। इसमें रिब्स में होती है। 12 तो पेयर होती हैं, क्या होती हैं, 12 वो पेयर होती है, और नंबर में 24 होती है, ठीक। चतुर्कास्ती बनाती है। अब आप कहोगे मैम ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा क्या, तो जी हाँ, ये सब हिंदी वाले जब हट्टी आप देखोगे, चतुर्कास्ती होती है, त्रिकास्त तो क्या होती है, तो आप पागल हो जाओगे। चतुर्कास्ती बनाती है नाक का भाग, जबड़े का भाग, ग्रीवा का भाग, कपाल का निचला भाग। इस तरीके से जब भी प्रश्न अगर आपको मिले, आप इंग्लिश वाला शब्द जरूर देख लेना। हम ये चैप्टर अपने बच्चों को पढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन उन सबों को सब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा देते हैं, ताकि उन सबों को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, कपाल का निचला तंत्र, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले शब्द थोड़े टफ हो जाते हैं, ठीक है। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 8 है, 6 है, 5 है, 4 है। यहाँ एक कान की बात नहीं कर रहा है, दोनों कान की बात कर रहा है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम दोनों कान की अगर बात कर भी रहा है, तो दोनों कान में क्या हो जाएगा, 6 हड्डियां होती हैं। इस तरीके से कान अगर बनता है, ऐसे ही बनता है ना, तो आप कहोगे मैम कुछ ज्यादा ही टेढ़ा कर दी है। चलो ठीक, हम कह रहे हैं ऐसे बनती है। अगर हम इस तरीके से बना दें, तो आप कहोगे मैम ऐसे 3 जैसे बनती है, तो ये 3 जो होगा ये क्या होगा, यही एक कान में हड्डी हो जाएगी। इस तरीके से आपको रिलेट करके याद, क्या क्या नाम है, जरा तीनों का नाम बताओ तो। कान की तीनों हड्डियों का आप नाम बता दे, तो फटाफट 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 टाइप करते रहे, उंगली चलाते रहे। तीनों हड्डियों का नाम आप टाइप कर दें। तो आपने टाइप कर दिया मैम, क्या होता है, सिम होता है, सिम या मिस, मिस होता है, ठीक है। सिम भी करके आप याद कर सकते हो, या तो सिम याद कर लो या तो मिस याद कर लो। आप कहोगे मैम ये क्या क्या आप सिखाती रहती हैं, मेलाइटिस, इंकस और स्टेपस। क्या होगा, मेलाइटिस, इंकस और स्टेपस, इस तरीके से करके याद किया जाता है, ठीक है। मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 100, 106, 200, 206। कोई तुरंत आंख बंद करके 106 पे नहीं फटाक से कर देना, एग्जामिनर है। आप कितना बताओगे, 206 होती है।
बच्चों में कितनी होती है, कोई बताएगा? बताना तो जरा कमेंट बॉक्स में। बच्चों में कितने बोन्स होते हैं? तो आपने बता दिया मैंने, 300 प्लस होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 7 का आंसर करें। बच्चों में मेरुदंड की कितनी अस्थियां होती हैं? 35, 36, 30, 26। बच्चों में पूछ रहा है। बच्चों में मेरुदंड की संख्या होती है 33। अब कहो कि मैम हम लोगों में कितनी होती है? तो आप लोगों में होती है 28। कितनी होती है? 28। मैंने आप लोगों को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया मैराथन में कि कौन कौन सी हड्डियां मिलकर के कहाँ चली जाती हैं। आप कहोगे मैम हम लोग को तो मैराथन मिला ही नहीं। तो मैराथन मैं शूट करके अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन पब्लिक नहीं करी हूँ। जब एग्जाम करीब आएगा तो मैं पब्लिक कर दूंगी। सोचे थे पीजीटी का एग्जाम करीब आएगा तो कर दूंगी, लेकिन नहीं आया तो ऐसे रख दिए हैं, होल्ड डाउन कर दिए हैं। लेकिन पब्लिक तो करेंगे भाई, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किए हैं। रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है कंदुक खल्ले का जोड़, चूलदार जोड़, कीलदार जोड़, फिसलने वाला जोड़। कंदुक खल्ले का जोड़ रीढ़ की हड्डी पूछ रहा है। रीढ़ की हड्डी में कौन से जोड़ पाए जाते हैं? आपने कह दिया मैंने, रीढ़ की हड्डी में कीलदार जोड़ पाया जाता है। कौन सा जोड़? कीलदार जोड़ पाया जाता है। इन सबका आप लोग इंग्लिश वाला देख लेना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? एक वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड की कितनी संख्या होती है, वही ऊपर वाली क्वेश्चन। तो कितनी होंगी? आपने कह दिया मैम आपने तो 28 कहा था, लेकिन 28 नहीं, क्या है, 26 है। सॉरी, कितना है? 26 है। बहुत सी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, कहाँ की चीजें कहाँ हो जाती है खुद ही नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। क्या होगा? 26 हो जाएगा। यहाँ आंसर करें। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां या जोड़ी में होती हैं? कितनी जोड़ी होती हैं? जोड़ी और नंबर दोनों दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन बने तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। आप लोगों को बड़े अच्छे से आंसर दिख रहा होगा कि मैम 12 जोड़ी और संख्या में 24 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते करते आप लोग क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से खत्म होने वाला है। यहाँ पे आप लोग अब आंसर करना जरा सा, कौन सा नंबर का है ये भी तो दिखाना पड़ेगा। आप आंसर कैसे करोगे फिर? कंधे के स्थान पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है? यानी हमारे कंधे में शोल्डर्स में कौन से जोड़ पाए जाते हैं? अचल संधि, कब्जेदार संधि, कंदुक खल्लिका संधि, चल संधि। 11 का आप आंसर कर दें। तो आपने कहा मैं कंदुक खल्लिका संधि, इसको इंग्लिश में बॉल एंड सकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉल एंड सकेट कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को कुछ बनाऊंगी, देखिएगा। इस तरीके से आप कहोगे हम ये क्या आप बना रहे, बस आप देखते रहो। इस तरीके से आप लोगों के पास डॉल रही होगी ना, इस तरीके से डॉल रही होगी। इस डॉल में इसका हाथ इस तरीके से, ऐसे उसका हाथ रहा होगा, यहाँ ऐसे गोल गोल करके। ये हाथ आप यहाँ ला करके ऐसे गोली वाला हिस्सा उसका ऐसे फिट कर देते हो। कर देते हो कि नहीं कर देते हो? बिल्कुल मैम, हम लोग कर देते थे। अपने डॉल का छोटी छोटी थी तो यही हाथ उसका गांठ जो होता था, इसमें क्या करते थे हम लोग, घुसा देते थे। क्यों घुसा देते थे ना? तो आपने कहा जी मैम यही क्या है, बॉल एंड सकेट है। इस तरीके से आप याद करिएगा। हम अपने क्लास में बच्चों को डॉल मंगवा करके समझाए हैं, आप शायद यकीन ना कर पाओ। ठीक है, तो ये क्या है? यही बॉल एंड सकेट है। कंदुक खल्लिका है, यही बॉल यानी गोल है, और इसी में क्या हुआ, हम घुसा दिए। यही क्या हुआ, हाथ हमारा ऐसे जुड़ गया। तो ऐसे ही हमारे हाथ को भी भगवान ने कंदुक खल्लिका यानी बॉल एंड सकेट जोड़ में क्या किया है, जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना होता है। अब यहाँ बता दें, कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ होता है, और कोहनी की जोड़ यानी संधि में कौन सा जोड़ कहलाएगा? अचल संधि, कब्जेदार संधि, फूटीदार संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि फूटीदार संधि जो होगी वो कहाँ होगी। तो आपने कहा मैम हमारी खोपड़ी एक फूटीदार संधि होती है। इस तरीके से वर्टिब्रा आपका होता है, अब मैं कुछ ज्यादा ही टेढ़ा करती चलो। इस तरीके से कुछ वर्टिब्रा होता है, आप देखा है आप लोगों ने? तो जी मैम हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे एक जो होती है ऐसे क्या होती है, कील के भांति इस तरीके से कुछ ऐसे होती है, और इसी में क्या होती है, खोपड़ी आकर के ऐसे ऊपर से क्या होती है, ऐसे फिट हो जाती है। ठीक है, और यही खोपड़ी क्या होती है,
हम अपने गर्दन को चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेट कर पाते हैं। इसी खोपड़ी में, इसी कुंडी में हमारी खोपड़ी ऐसे भगवान ने ला करके फिट कर दिया है पीछे से, ताकि हम जिधर चाहे उधर अपने खोपड़ी से रोटेट कर सकते हैं। इधर से उधर, इधर से उधर चारों तरफ रोटेट हो जाता है। तो खूंटीदार संधि कहाँ होगा, खोपड़ी में होगी। तो ये कहाँ संधि होगा, तो आपने कहा मैं, इसको हम कहते हैं कब्जेदार संधि। क्या कहते हैं, कब्जेदार संधि इसको कहते हैं। आप कहोगे मैम ये कौन सी संधि होती है, कब्जेदार संधि को ही शायद हिंज जोड़ कहते हैं क्या, यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए आप कब्जेदार संधि पढ़ो। इंग्लिश आप देख लेना, इंग्लिश के टर्म से जब मैं राजीव पब्लिकेशन का पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं सब आप लोग को इंग्लिश बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ आप देख लो। तो आपने आंसर कर दिया मैम, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। घुटनों में किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। अब आप, हमारे हाथ की संधि कैसी होती है, कब्जेदार होती है ना, एक ही तरफ खुलती है। हम लोग हाथ को अपने गर्दन की तरफ ले जाओ, जा रही है ना, लेकिन नीचे अगर हम लेकर के आए अपने साइड में हाथ डाल ले तो ऐसा होगा, आप कहोगे नहीं मैम दूसरे हाथ का तो हम डाल लेंगे, लेकिन इस हाथ का नहीं डाल पाएंगे। 13 का आंसर आप कर दो। घुटना किस प्रकार के संधि का उदाहरण है, तो कंदुक खल्ली का तो होगा नहीं, चूलदार होगा कि कीलदार होगा कि फिसलन वाला होगा। घुटने की जोड़ पूछ रहा है, तो आपने कहा मैम चूलदार होगा। कैसा जोड़ होगा, चूलदार जोड़ होगा। कौन सा जोड़, घुटने की, ठीक है। अब यहाँ बता दो, अचल संधियां कहाँ पाई जाती हैं। संधियां हमारे यहाँ दो प्रकार की होती है, एक तो चलने वाली होती है, एक अचल होती है। एक मूवमेंट करने वाली होती है और एक बगैर मूवमेंट करने वाली होती है। तो खोपड़ी हमारी कैसी है, आप कहोगे मैम खोपड़ी हमारी कैसी है, तो अचल है। कैसी है, खोपड़ी हमारी अचल है। ये क्या है, चलती नहीं, ठीक है। क्या है, चलती नहीं है। अब बता दो, 8 हस्तियां पाई जाती हैं, रीढ़ में, पैर में, हथेली में, कपाल में। 15 का आप आंसर कर देंगे। ये चैप्टर आप लोगों को टफ लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि सब हिंदी में दिया हुआ है, आप आंसर नहीं कर पा रहे होंगे। 15 का आंसर कर दें, तो आपने कहा मैम कपाल हो जाएगा, कपाल में ही 8 हड्डियां होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, जरूर पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आए हैं, बस आप देखते रहो शांति से। अस्थि संस्थान से क्या तात्पर्य है, शरीर में उपस्थित अस्थियों की, एक सेकंड, हो सकता है आवाज भरभरा गई है क्योंकि ब्लूटूथ ऐसे मेरे मुंह पे आकर के एकदम गिर गया है, ठीक है। शरीर में उपस्थित अस्थियों की व्यवस्था को ही अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र कहते हैं। अस्थि संस्थान का क्या महत्व है, अस्थि संस्थान के निम्नलिखित महत्व है, यानी कंकाल तंत्र के क्या महत्व है। शरीर को आकृति प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, शरीर को गति प्रदान करता है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करेगा, गति यानी चलने में हेल्प करेगा, कोमल अंगों की सुरक्षा यानी हमारी किडनी हो गई, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, उन सबकी सुरक्षा हड्डियां करती हैं। हमें आकृति देती है, हमारा आंख कैसा, मुंह कैसा, किसी का मुंह गोल है, किसी का लंबा है, किसी का चपटा है, तो ये क्या है, ये सब हड्डियां ही बना रही हैं। रक्त कणों के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। अगर बोन मैरो ना हो तो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कैल्शियम को संचित करने का कार्य करती है, कैल्शियम स्टोर भी होता है, अगर ये होता है ना डीकैल्सिफिकेशन और हाइपोकैलेसीमिया, तो हाइपोकैलेसीमिया और हाइपरकैलेसीमिया जब होता है, कैल्शियम की अधिकता हो जाता है, तो ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होता है, तो क्या होता है, हड्डियां अपने पास ले लेती हैं, और जब हड्डियों में हो जाता है तो ब्लड में आ जाता है। इस तरीके से ये हमारे कार्य करती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। कितनी होंगी, 206 होंगी। आप लोग शांति से धैर्य बना करके पढ़ते चलो। मेरुदंड की छोटी अस्थियों को क्या कहते हैं, उसमें इनकी संख्या कितनी होती है, तो मेरुदंड में छोटी अस्थियों को कशेरुकाएं कहा जाता है, तथा कशेरुकाओं, मेरुदंड में 26 कशेरुकाएं पाई जाती। समझ रहे हो आपको क्या कहने कह रहा है। इस तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, बीच बीच में इस तरीके से ऐसे होता है, उसी की बात कर रहा है। यही तो 26 होती है, तो आप कहोगे जी मैम, और यही जाकर के आगे पसली से जुड़ी होती है, किससे, पसली से जुड़ी होती है। यही सब ऐसे पसलियां इन्हीं में आकर के ऐसे फंस जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यही रिप्स हो जाता है, ठीक। सॉरी। मेरुदंड की क्या उपयोगिता है, मेरुदंड संपूर्ण शरीर का आधार कैसे है। मेरुदंड को शरीर की हड्डी कहा जाता है, यह शरीर को आधार प्रदान करती है, यह शरीर में आवश्यक लचक प्रदान करती है। इसके कारण ही हम सिर तथा कंधों पर भारी बोझ उठा सकते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के दो कार्य लिखिए।
शरीर को साधना और झटकों को सहन कर लेना, ये कौन करता है? रीढ़ की हड्डी करती है। हाथ की अस्थियों के नाम बताओ। तो ये तो हिंदी में दिया, आप लोग को पढ़ना नहीं है। लघंडस्थिका, ह्यूमरस, कंधा से कोहनी तक की हड्डी, अल्ना, रेडियस कोहनी से कलाई तक की हड्डी है। अस्थि संधि का क्या कार्य है? दो या दो से अधिक अस्थियों को जोड़ना, अर्थात दो अस्थियों को आपस में मिलने के स्थान पर अस्थि संधि या अस्थि जोड़ कहते हैं। चल संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो चल संधियां दो प्रकार की होती हैं, अपूर्ण चल संधि, पूर्ण चल संधि। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? आप लोग जरूर बताना। बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगता है, आप लोग मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे। 9:38 हो रहा है। सुबह को मैं सो करके उठूं, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके, जरा सा गुड़, इतना सा गुड़ मुंह में डाल करके एक गिलास पानी पी करके आके मैं 1 घंटे से आपका क्लास शूट कर रही हूँ। मम्मी मेरी आई कह के गोंची नाश्ता कर लो, मैंने कहा क्लास खत्म हो जाएगा तब मैं नाश्ता करूंगी। लेकिन ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। ठीक, शरीर में मूल रूप से कितने प्रकार की संधियां पाई जाती हैं? तो दो, चल और अचल संधियां। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये चीजें खत्म हो गई। अब यहाँ से मोच वाला चैप्टर आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ठीक है, देख ले कितना बचा है। फिर यही चैप्टर शायद, हाँ बस इतना ही है। मैं ये पूरा कंप्लीट कराऊंगी, आप लोग थोड़े बनाए बैठे रहो। यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लें क्या? नहीं, पहले पढ़ा लेते फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आपको लगाने में क्या होगा? आसानी होगी। ठीक है, अब आप कहोगे मम्मी यहाँ क्या पढ़ाने के लिए लाए हैं? बहुत ही अच्छी चीज मैं लेकर के आई हूँ, बस आप धैर्य बनाकर देखते रहो। अस्थि भंजन के प्रकार यानी अस्थि टूटने के प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्यतः अस्थि भंजन को दो निम्न भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्यक्ष अस्थि भंजन, जब दुर्घटनावश किसी अंग की हड्डी सीधे सीधे टूट जाती है तो इसे प्रत्यक्ष अस्थि भंजन कहा जाता है। जैसे चोट लगने, गिर जाने व गोली लगने से इस प्रकार के अस्थि भंजन होती है। ठीक, सारा सिचुएशन भी बता रहा है कि किस किस सिचुएशन में ये चीजें होंगी। एक सेकंड, ठीक, किस किस सिचुएशन में ये चीजें होंगी। ठीक है, अस्थि अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन, जब हड्डी पर सीधा दबाव न पड़कर तेज झटका लगता है तो इसे अप्रत्यक्ष अस्थि भंजन कहा जाता है। जैसे हाथों के बल गिरने से, झटका लगने से कंधे की हड्डी टूट जाना। ठीक, अस्थि भंजन पर चोट लगने की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित प्रकार होते। देखो, साधारण अस्थि भंजन, यहाँ पे मैं फोटो सहित लाई हूँ। इस प्रकार के अस्थि भंजन में केवल हड्डी एक ही स्थान से टूटती है तथा आसपास के ऊतकों को किसी विशेष प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। इस अस्थि भंजन में किसी प्रकार का घाव अथवा रक्तस्राव नहीं होता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे। दूसरा क्या है? बहु अस्थि भंजन। अब देखना इसका क्या मतलब, बहुखंडी अस्थि भंजन। इस प्रकार के अस्थि भंजन की स्थिति में प्रभावित स्थान की हड्डी में कई टुकड़े हो जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के भंजन में हड्डियों के सभी टुकड़े अपने स्थान पर बने रहते हैं। ठीक है, देख लो बहुखंडी अस्थि भंजन, यहाँ आप लोग देखो कितने जगह से हड्डी इसकी टूटी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये क्या हो गया? बहुखंडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ जटिल अस्थि भंजन क्या है? इस प्रकार के अस्थि भंजन में हड्डी के टूटने के साथ साथ उसके समीप के व स्थित कोमल अंगों को आघात लग जाता है। इस अस्थि भंजन को जटिल अस्थि भंजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पसली का टूटकर फेफड़ों में धंस जाना। क्या होगा? पसली का टूटकर फेफड़ों में धंस जाना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसमें पूरा नहीं आया है, दूसरे वाले पेज में बाकी दिया, मैं पढ़ा दे रही हूँ। ठीक, यहाँ देखो, पचड़ी अस्थि भंजन। ठीक, पचड़ी क्या होगा? इस प्रकार के अस्थि भंजन में किसी एक हड्डी का टूटा हुआ सिरा दूसरी हड्डी में धंस जाता है। इस प्रकार के अस्थि भंजन में पीड़ित को अधिक कष्ट होता है। देखो, इसमें यहाँ फिगर दिखाया हुआ है, कैसे कुछ टूट करके कहीं में घुस गया है बीच में, ये क्या होगा? पचड़ी अस्थि भंजन होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? संयुक्त अस्थि भंजन है। संयुक्त अस्थि भंजन की स्थिति में टूटने वाली हड्डी का एक सिरा मांस तथा त्वचा को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। देख लो, यहाँ पे बाहर निकला है, जब ब्लड बह रहा है तो ठीक है, बाहर निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावित अंग विकृत हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार के भंजन में रक्तस्राव होने के कारण रोगाणुओं द्वारा घाव के संक्रमित होने की आशंका बनी रहती। देख लो, ब्लड 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 टपका रहा है बूंदे बूंदे। इस तरीके से मैंने कहा, आपको मैं दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, कच्चा अस्थि भंजन क्या है? इस प्रकार के अस्थि भंजन में हड्डियां पूर्णतः टूटती नहीं है, बल्कि उनमें लोच आ जाती है अथवा दरार पड़ जाती है। इस प्रकार का अस्थि भंजन प्राय बच्चों में होता है। कैसा लग रहा है जरूर आप लोग बताना
ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए एक एक चीज मैं लेकर के खोज खोज करके आती हूँ। क्या आप लोग दिल पे हाथ रख के कहना, क्या आप लोगों द्वारा मैं मेहनत नहीं करती हूँ? आप लोगों के लिए मैं मेहनत नहीं करती हूँ ये सारी चीजें पढ़ाने सिखाने के लिए? ये सब पेड क्लास में लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं, ना कि किसी और के लिए, या ना कि इस तरीके से फ्री में पढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो क्या पेड और क्या फ्री लगा है, जब जो चीज करो तो फिर मन से करो, ठीक है? तो आप इस चीज का ना फायदा उठा पाए तो भाई ये आपकी कमजोरी है। मैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ देती हूँ, आप अपना क्या देते हो मुझे नहीं मालूम, ठीक है? जैसे थ्योरी लाओ क्लास छोड़ करके भाग जाते हो, ऐसे संख्या 9 10 11 12 बनी रहती है। जहां थ्योरी कराना शुरू करो वहां संख्या 3 4 हो जाती है, ठीक है? कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, पढ़ना ऊपर दबाव से नहीं ना कोई पढ़ा सकता है। गन पॉइंट पे लेकर के कोई किसी को कोई काम नहीं करा सकता है, ठीक? संकीर्ण अस्थि भंजन, इस भंजन में अस्थियां किसी भारी वस्तु से दबकर चूर हो जाती हैं और टुकड़े किसी अन्य अंग में धंस जाते हैं, जैसे खोपड़ी, पसली तथा अंगुली की अस्थियां। लेकिन ऊपर से अस्थि भंग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ये क्या है? संकीर्ण अस्थि भंजन। अब ये सारी चीजें तो मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ, ठीक है? बस मैं केवल इसी को पढ़ाना था मुझे, इसलिए मैं फोटो लेकर के आई हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर आप करते रहना। पहले क्वेश्चन खींचे, फोटो खींचे, फिर हमने कहा नहीं ये तो पढ़ाना आप लोग को जरूरी है कि जानो आप लोग क्या होता है पचड़ी टूट, क्या होता है बहुखंड टूट, कम से कम ये तो आप लोग जानते रहो। तो बताओ प्रश्न का आंसर अब करो। अब सारे बच्चे वापस आ जाओ जो गए हो, ठीक? आंसर करो। अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं? मोच कहेंगे, अस्थि कहेंगे, अस्थि विस्थापन कहेंगे, अस्थिभंग कहेंगे, क्या कहेंगे? आपने आंसर कर दिया, मैं अस्थिभंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अस्थिभंग कहेंगे। वेरी गुड। अस्थिभंग का प्रत्यक्ष कारण है चोट लगना, गोली लगना, साधारण टूट, ये सभी अस्थिभंग का प्रत्यक्ष कारण पूछ रहा है। तो आपने कहा मैम प्रत्यक्ष कारण चोट लगना, ठीक है? क्या होगा? चोट लगना होगा। अस्थिभंग होने के लक्षण हैं त्वचा का रंग बदलना, अंगों का विकृत हो जाना यानी टेढ़ा हो जाना, सूजन का आना, ये सब। कैसे आप जानोगे कि किसी की हड्डी टूट गई है, अस्थि भंग हो गई है? तो आपने कहा मैम ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं, वहां स्वेलिंग भी आ जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है और टेढ़ा भी दिखता है जो भी टूटा होता है, ठीक है? उधर आंसर करो क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4, कभी कभी अस्थि भंग वाले स्थान पर त्वचा का रंग हो जाता है पीला, लाल, नीला और काला। आप आंसर कर दे। कभी कभी अस्थि भंग वाले स्थान का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? आप लोग बता दो कैसा हो जाएगा। तो आपने कहा मैम नीला पड़ जाता है। कैसा? नीला पड़ जाता है, ठीक है? किस अस्थि में, किस टूट में अस्थि के अनेक टुकड़ों में टूटती, किस अस्थि में अस्थि अनेक टुकड़ों में टूटती है यानी कई हिस्सों में टूट जाती है? तो किस में टूटेगी? संयुक्त टूट में, पेचीदा टूट में, पचड़ी टूट में, बहुखंडी टूट में। आप बता दो। अब ऊपर पढ़ लियो, अब तो आंसर दे पाओगे ना? आपने कहा बिल्कुल मैम बहुखंडी टूट में हम लोग इसका आंसर दे दिए, ठीक? सही भी है। इसका आंसर करो। कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थि भंग में अधिक रक्तस्राव रोकने के लिए किया जाता है? बर्फ का प्रयोग, टूर्निकेंट का प्रयोग, रुई से दबाना, इनमें से कोई नहीं। तो है तो सब, लेकिन अधिक रक्तस्राव होना है तो क्या करोगे? आपने कहा मैम हम टूर्निकेंट का प्रयोग करेंगे। किसका? टूर्निकेंट का। टूर्निकेंट होता क्या है? इस तरीके से कुछ होता है, ठीक? यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, इसको आपके हाथ में पैर में जहां भी लगेगा लगा करके यहाँ पे ऐसे टाइट करके बांध दिया जाता है, इसमें आपका हाथ पैर फंस गया और दबाव से क्या होता है? ब्लड रुक जाता है। आप लोग नेट पे सर्च कर लेना टूर्निकेंट क्या होता है, ठीक है? इस तरीके से आप लोग करते 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 अब यहाँ तक आ चुके हो, ठीक? अब हम लोग के क्वेश्चन क्या है, खत्म ही होने वाले हैं। चलो यहाँ पे आंसर दिख जा रहा है, कोई बात नहीं, इसका आंसर करो। कौन सा अंग है जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती है? घुटना, खोपड़ी, कलाई, कोहनी व खोपड़ी में हम खपच्ची नहीं बांध सकते हैं। हंसली को अस्थिभंग होने पर बांधेंगे। पट्टी के बारे में अगर आपको देखना हो कि पट्टियां कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, सेंट जॉन झोली क्या होती है, सकरी झोली क्या होती है, तो आप लोग जाकर के इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा 10 मिनट सीरीज करके, उसमें आप पट्टी देख सकते हो। थंबनेल पे ही पट्टी वट्टी लगा हुआ आदमी हम बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चीजें अंदर पढ़ाया गया है, ठीक? 8 का आंसर कर। हंसली की अस्थि भंग होने पर बांधेंगे सेंट जॉन डॉल पट्टी, लंबी रोलर पट्टी, पतली पट्टी, इनसे कोई नहीं। 8 का आंसर आप करे क्या होगा? 8 का आंसर आप कर दे क्या होगा? तो आपने कहा मैम 8 का आंसर हो जाएगा
सेंट जॉन झोली। कौन सी? सेंट जॉन झोली वही होती है ना जो इस तरीके से ऐसे बना होता है, इस तरीके से ऐसे, और इसमें व्यक्ति अपना हाथ क्या होता है, लटकाए होता है। ठीक है। मोच का लक्षण है पीड़ा होना, सूजन आना, मांसपेशियों में खिंचाव, ये सभी। मूंछ और टूट दोनों दो प्रकार की होती, जानते हो कि नहीं? टूट में हड्डी टूट जाती, मूंछ में टूटती नहीं, मूंछ में मसल्स खिंच जाते हैं। तो आपने कहा मैम ये सब होते हैं, ठीक है, ये सब होंगे। मूंछ में क्या होगी, मसल्स खिंच जाते हैं, और टूट में हड्डी टूट जाती है। बच्चों में आता है, 9th-10th की बुक में है कि टूट और मूंछ में क्या अंतर है, लिखिए। आपके भी मेंस में हो सकता है आ जाए एलटी के कि टूट और मूंछ में क्या लक्षण। शायद मैं करा चुकी हूँ क्या मेंस में क्वेश्चन। 10 का आंसर करें। मूंछ आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? डेटॉल का, आयोडेक्स का, सेवलॉन का, कोल्ड। किसका प्रयोग करेंगे? आप आंसर कर दें। तो आपने आंसर कर दिया मैम, आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। किसका? आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। अस्थिभंग किसे कहते हैं? अब यहाँ पे लाई हूं तो आप लोग पढ़े लो। शरीर की यदि किसी भी हड्डी में दरार आ जाती है या कोई हड्डी टूट जाए तो उसे अस्थिभंग या हड्डी टूटना कहते हैं। अस्थिभंजन के कारण बताइए। झटका लग जाने से अस्थिभंग हो जाती है। अस्थिभंजन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो साधारण है, बहुखंडी है, पचड़ी है, संयुक्त। आप देख लो, आप लोग कहोगे जटिल भंजन है, कच्चा टूट है। आप कहोगे मैम ये क्यों करा रही है, क्यों नहीं? अगर मेंस में आ जाए प्रश्न आपको लिखने के लिए कि अस्थिभंजन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं बताइए, तो आप ये लिख करके दो दो लाइन जो मैं पढ़ाई हूँ लिख दोगे ना, मेंस में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, एग्जामिनर आपको 6 नंबर देकर के जाएगा, 5 नंबर देकर के जाएगा। आप कहोगे मैम इस तरीके से आप कहती है, मैं सच में कहती हूँ, वो चीजें मैं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आखिर में ये क्वेश्चन आप अगर आ जाए विस्तार में लिखने के लिए 125 शब्द में या 200 शब्द में, तो क्या आप हेडिंग डाल करके ये सारे इसके अंदर दो दो लाइन लिख नहीं लोगे जो आप पढ़े हो? बिल्कुल लिख लोगे, ठीक है। इसीलिए शुरू से ही हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं, हम लोग प्री और मेन साथ साथ लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं जब भी पढ़ाऊंगी तो मैं थ्योरी साथ में लेकर के आऊंगी, जिसको भागना है भाग जाए, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन 2 बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अस्थिभंग की क्या पहचान है? बिहार में पता नहीं कौन सी कोचिंग है, जो अब नाम तो नहीं मुझे आ रहा है, वो आईआईटी बच्चों को कराते हो। क्या करते, 10 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन 10 को इतना पढ़ा देते हैं कि उनको वाकई एकदम आईआईटी में एकदम सेलेक्ट करवा करके ही छोड़ते। पता नहीं उस कोचिंग का क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही 2 ही बच्चे रहे, लेकिन ढंग के रहे। कम से कम हम गर्व से कह सके कि हम इन्हें पढ़ाएं, ये मेरे बच्चे हैं, और उन्हें कहीं किसी जगह पे ले जा करके ही हम छोड़ेंगे। फिर उन्हें हम अपने तरीके से डील करेंगे। आप लोगों को हमें हमें लाइन नहीं लगानी है कि अरे मेरे चैनल पे तो इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं, 2 ही पढ़े, ढंग से पढ़े, ठीक है। अस्थिभंग की क्या पहचान है? तो अस्थिभंग की पहचान के निम्न 2 लक्षण है। असहनीय पीड़ा और सूजन। मैं इतना भी जानती हूँ, एलटी प्री आप सब लोग निकाल लोगे, ये भी सुन लेना। 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन लाना कोई बड़ी बात नहीं है सही करना। 300 नंबर में से 60 क्वेश्चन का 300 का 40%, 120 क्वेश्चन होगा। तो 120 क्वेश्चन 300 में से 120 नंबर आप सब सही करके आओगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सबके सही हो जाएंगे, भले ही निगेटिव मार्किंग मत 1/3 है तो क्या हुआ, लेकिन मेंस में सब लोग घर वापस आ जाओगे। इतना मैं बता रहे, बुरा लगे तो लगे। आप कहोगे मैम इस तरीके से बोल रही है। मैंने क्लास शुरू करते ही आपको नवरात्रि का विश करके मैंने आपको शुभकामनाएं भी दी है। भाई जरूरत पड़ी तो मैंने शुभकामना भी दी है, और नहीं जरूरत पड़ी, जब आप लोगों की लापरवाहियों को मैं देखती हूँ तो फिर ये शब्द भी निकलते हैं, ठीक है। कि आप प्री तो निकाल लोगे लेकिन मेंस में घर वापस आ जाओगे। अगर यही कंडीशन रही तो आपके पास लिखने के लिए शब्द ही नहीं है, लिखोगे क्या? तो आप ये सारी चीजें लिखोगे जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप जो मैं दे रही हूँ सब पढ़ते रहो, करते रहो, ठीक। अस्थिभंग की क्या पहचान है? अस्थिभंग की पहचान के निम्न 2 लक्षण है। असहनीय पीड़ा और सूजन। बुरा आप लोगों को बहुत लग रहा होगा कि मैं बोल रही है, लेकिन अपनों को भी कोई बोलता है, अपनों पे ही गुस्सा करता है, गैरों से क्या लेना देना है। आप लोग मेरे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आप लोग किसी लायक नहीं होगे, बताओ मैं क्या करूं? अगर आप लोग नहीं लायक होगे तो मैं ना लायक हो जाऊंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को उस लायक नहीं बनाया कि आप लोग एक परीक्षा क्वालिफाई कर सको। आप लोगों की कमी नहीं, तब मैं अपनी खुद की कमी खोजूंगी, ठीक है। पछड़ी टूट क्या है? जब अस्थियां टूटकर उसके सिरे एक दूसरे में घुस जाते हैं तो उसे पचड़ी टूट कहा जाता है। कच्चे अस्थिभंजन से क्या अभिप्राय है? हड्डियों में दरार आने की प्रक्रिया को कच्चा अस्थिभंजन कहा जाता है, जो प्राय किसमें हो रहा था? बच्चों में हो रहा था। जबड़े की हड्डी टूटने पर क्या प्राथमिक उपचार करेंगे? तो जबड़े की हड्डी टूटने पर घायल को आराम से बैठाएंगे और बोलने ना देंगे, ताकि सावधानी से जबड़े को मिला दें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, क्या अस्थिभंजन में खपच्चियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? खपच्चियों का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हड्डियों को सहारा मिल सके, उन्हें स्थिर रखने के लिए अस्थिभंजन की स्थिति में किया जाता है, ठीक। यहाँ पे चीजें आप लोगों की धीरे 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 हो गई खत्म। यहाँ पे देख लो, मोच आने से क्या अभिप्राय है?
अस्थि संधियों के बंधन सूत्रों में आने वाला खिंचाव या टूट ही मोचाना कहलाता है। मोच के लक्षण लिखिए तो संबंधित अंग में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। इस तरीके से करते करते आप लोगों के क्वेश्चन क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, आप लोग का क्लास 1 घंटा 15 मिनट में मैंने क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो भी चैप्टर बचा होगा, 18 चैप्टर बचा, श्वसन तंत्र से शुरू होगा। ठीक है, 18 से लेकर के 22 चैप्टर कितने हो रहा है, 18, 19, 20, 21, ठीक, और 22। आप लोगों की ये मान के चलो कि 1 से 2 वीडियो में मैं इन सबको खत्म करा दूंगी। कम से कम अधिक से अधिक 2 वीडियो में आपका क्लास 10th का क्या ये है, अरिहंत की बुक मैंने क्या किया, खत्म करा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अगर मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करनी है, पढ़नी है, तो आप पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जहां भी रहें, आप लोग आप लोगों को सफलता मिले। ठीक है, आप लोगों को भगवान ज्ञान दे, समृद्धि दे, बुद्धि दे। दशहरा पे क्या होती है, दशहरा पे रावण दहन होता है, तो उसमें क्या होता है, बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत होती है। आप लोग पढ़ाई करो, आप लोग सफल हो, मेरी यही शुभकामना है आप लोगों के लिए, देवी माता से, दुर्गा माता से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।